पीपीओ। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास कार्यक्रम सवाल शीतल पी सिंह से। यहाँ खबर का पोस्टमार्टम किया जाता है। शीतल पी सिंह अपने बेबाक और बेधड़क अंदाज में खबरों की परतें उधेड़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया आदेश जारी किया है जिसके तहत 12 देशों के नागरिकों के अमेरिका में एंट्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, जबकि 7 बाकी देशों पर आंशिक बैन लागू किया गया है। ट्रंप का दावा है कि यह कदम इसलिए उठाया गया है जिससे आतंकी अमेरिका में ना घुस पाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आतंकवाद के गढ़ माने जाने वाली पाकिस्तान को इस सूची से बाहर क्यों रखा गया। क्या अमेरिका की आतंकवाद नीति अब राजनीति और व्यापारिक हितों से प्रभावित हो रही है? आइए इस मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हम बात करेंगे हमारे वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह, जो बताएंगे कि पाकिस्तान को बाहर रखने के पीछे या क्या कारण हो सकता है इस सूची से बाहर रखने के पीछे। शीतल सर, लगातार यही खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान यहां से बच गया, पाकिस्तान वहां से बच गया। अब आतंकियों की लिस्ट बनाइए देशों की और पाकिस्तान उससे बाहर। देखिए, इस समय जब आपकी हमारी बात हो रही है, इस समय भी पाकिस्तान के कम से कम 5 पाकिस्तान में रह रहे लोगों के बारे में यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने उनको आतंकवादी घोषित कर रखा है और उनके पाकिस्तान में उपलब्ध है। हाफिज सईद उसमें से एक है, मक्की है, कई है। ये 4-5 लोग हैं जो नोन है, बाकी अन्य बहुत सारे। ये वही देश है जहां उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने जाके मारा था। बिल्कुल। लेकिन ये हमारे लिए सचमुच में बहुत ही कठिन सवाल है ये कि एक ऐसा देश जिसमें अभी भी यूनाइटेड नेशंस द्वारा और खुद अमेरिका द्वारा आतंकवादी घोषित किए गए, जिनके सरों पे इनाम है, ऐसे लोग विद्यमान हैं। इसके बावजूद अमेरिका पाकिस्तान को अब यूएनएससी में जो पोजीशंस मिली हैं, बिना अमेरिका के सहयोग से असंभव थी, और जो ये फैसला हुआ है ये असंभव था। और इसके अलावा जिन आर्थिक संस्थाओं ने दुनिया की हाल में पाकिस्तान को डूबने से बचाने का काम किया है, ठीक उस समय जब सिंदूर ऑपरेशन चल रहा था 4 दिनों में, उस समय आईएमएफ ने उसको लोन दिया। उसके बाद विश्व बैंक ने उसके लिए एक लॉन्ग टर्म लोन सैंक्शन करने की राय बनाई। उसके बाद एडीबी का प्रमुख भारत में आके मोदी जी से मिला और अगले दिन जो है पाकिस्तान को उसने पैसा दे दिया। इसके बाद G7 में प्रधानमंत्री जी पिछले 6 सालों से लगातार जा रहे थे, इस बार निमंत्रित ही नहीं हुए। ये सब घटनाएं अकेली नहीं है, ये सब एक दूसरे से नत्थी है। और अमेरिका की फेडरल कोर्ट में सरकार द्वारा ये कहा जाना कि जो सीज फायर भारत में हुआ वो ट्रेड के मामले में धमकी दे के हमने कराया, ये मतलब कोर्ट में एफिडेविट पे ये सब चीजें आ जाए तो ये इसके बाद अब बचता क्या है? इसका मतलब है कि एक न सिर्फ पाकिस्तान को भारत के बराबर हर बार में तरजीह दी जा रही है, बल्कि उसे कुछ ज्यादा दिया जा रहा है, और उसके ऊपर जो कालिक है उसको पोंछने का काम कर रहा है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। इससे ये भी लग रहा है कि 2008-9 में जो परमाणु संधि हुई थी भारत और अमेरिका के बीच, जिससे उस समय की सरकार से वामपंथियों ने समर्थन वापस ले लिया था, उस समय जो रिश्ते अमेरिका के साथ भारत के बहुत प्रगाढ़ बने थे, क्योंकि वो ऐतिहासिक परिघटना थी, वो सब जो बाद में ऐसा प्रतीत कराया गया कि मोदी जी ने आके उसको बहुत पर्सनल कर लिया है। ट्रंप उनके निजी दोस्त हैं, ट्रंप के प्रचार में मोदी जी गए, ट्रंप का प्रचार भारत में किया। अब की बार ट्रंप सरकार हुआ, जितने राइट विंग के लोग हैं उन्होंने पूजा अर्चनाएं की, वीडियो डाले, सोशल मीडिया पे लड़ाई की। जो इनके संगठन है अमेरिका और पश्चिम में, उन्होंने कैंपेन चलाए ट्रंप के फेवर में, लेकिन ये सब मिट्टी में मिल गया। इससे लगा कि हमारी जो विदेश नीति है वो नितांत असफल है, और इतनी असफल है कि आज उसके पास ताइवान, अफगानिस्तान और इजराइल के अलावा कोई समर्थक देश नहीं है दुनिया में। ये इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि अपने से 13 गुनी छोटी अर्थव्यवस्था वाले एक लगभग डिफॉल्ट के कगार पर खड़े देश के विरुद्ध हमारे बारे में दुनिया की राय दूसरी हो और उसके बारे में उसके पक्ष की हो। इससे ज्यादा शर्मिंदगी की कोई स्थिति नहीं हो सकती। लेकिन ये दुर्भाग्य की स्थिति है कि ये स्थिति इस समय भारत की बनी हुई है, और रोज एक न एक चीज आ रही है। अब आज जो तुमने ये बताया 12 देशों वाला मामला और 7 अन्य देशों वाला मामला, ये तो और हमारे मुंह पर एक तमाचे की तरह है
कि हम जो कुछ करने हमने अभी डेलीगेशंस भेजे थे उस सब का दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि दुनिया उन तर्कों से लगता है सहमत है जो पाकिस्तान की ओर से दिए गए, या उन मीडिया रिपोर्ट्स से सहमत है जो पाकिस्तान पक्षीय कही जा सकती है। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्मनाक विदेश नीति की स्थिति शायद ही कभी आई हो जैसी आज है। बोलो शीतल सर, कहीं 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 पे थोड़ा विराम ले लीजिए, क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं तो थोड़ा नेटवर्क की हाँ, नहीं दिक्कत नहीं, हो रही है। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल। जो आपने बात कही कि भारत की विदेश नीति लगातार शुरू से हर चीजें बताई, IMF से लेके ADB से तक, और UNSC पे भी उन्हें ऐसा पद दिया गया कि वो आतंक विरोधी समिति का वो उपाध्यक्ष बना गया, कि आतंकवादियों को पाकिस्तान का उसका उपाध्यक्ष होगा। तो नहीं नहीं, उसको उन ये कमेटियों में भी डाल दिया गया है जो आतंकवाद निरोधक कार्रवाइयां तय करती। बिल्कुल वही वही। तो ये हाल हो रहा है। तो पहले भारत पे तो सवाल उठाएंगे, भारत की विदेश नीति पे तो सवाल उठ ही रहा है, और वो भी चर्चा करेंगे कि इसमें क्या बदलाव की जरूरत है। पश्चिमी देश लगातार, अमेरिका और बाकी देश भी, अब रूस भी हमारे तरफ उतना नहीं जितना होना चाहिए था, बाकी पश्चिमी देश भी पाकिस्तान को इतने पॉजिटिव नजर से क्यों देख रहे हैं? देखिए, एक चीज बहुत सरल ढंग से समझ लीजिए कि अगर एक कार वाला और एक रिक्शे वाला सड़क पे जा रहे हैं, गलती रिक्शे वाले की ही हो, कार से वो लड़ जाए, लेकिन अगर कार वाला उतर के उसको झापड़ मार दे और जवाब में वो भी झापड़ मारने की कोशिश करे रिक्शे वाला, तो जनता में औसत लोग रिक्शे वाले की तरफ होंगे, ज्यादातर लोग कार वाले के खिलाफ होंगे। इस लड़ाई में भारत की स्थिति यही है। भारत को लोग कार वाला समझ रहे हैं और रिक्शे वाले के साथ खड़े हो गए। ये हमें सोचना समझना होता है। यही है विदेश नीति, यही है राजनय, कि आप कब क्या करते हैं उससे क्या होने वाला है, क्या आप करें क्या ना करें, ये सब चीजें समझी जाती हैं। दुनिया में जब भी लड़ाई हुई है, लोग ताकतवर के विरुद्ध कमजोर के साथ होते हैं, ज्यादातर लोग। आज फिलिस्तीन के पक्ष में दुनिया का ज्यादा बड़ा हिस्सा है। भारत भी जो इजराइल से बहुत अच्छे रिश्तों में है, वो भी तमाम मामलों में फिलिस्तीन के बारे में बात करता है। हमारे जो डेलीगेशंस गए थे, निशिकांत मिश्रा जैसे लोग, वो भी भारत से बाहर निकल के वही सब बातें कर रहे थे, क्योंकि दुनिया में वही बातें चल रही हैं। ज्यादातर जगहों पर इजराइल को समर्थन प्राप्त नहीं है। बस इजराइल की पोजीशन ऐसी है कि अमेरिका के साथ होने से वो बचा हुआ है, लेकिन उसकी कोई सार्वजनिक छवि नहीं है। वही हालत ताइवान की है, वही अफगानिस्तान की है। तो जैसे चीन ने जब वियतनाम पे हमला किया था कई वर्षों पहले, तो लोग चीन के खिलाफ थे। अभी रूस ने यूक्रेन पे हमला किया है, तो ज्यादातर दुनिया रूस के खिलाफ है कि रूस ने गलत किया। ये हो जाता है। तो भारत को इस स्थिति का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामना करना है, जिसमें उसको एग्रेसर माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि वो हाई हैंडेडनेस दिखा रहा था, वो अपने को शक्तिशाली साबित करने की दुनिया में कोशिश कर रहा था। ये सब जो चीजें हैं, ये दुनिया के डायस्पोरा में भी, एक तो पश्चिम अपनी सुप्रीमेसी छोड़ना नहीं चाहता, और अभी भारत इतना बड़ा नहीं हुआ है आर्थिक या सामरिक रूप से कि वो पोजीशंस ले ले और उनका डिफेंड कर ले। ये चीजें होती हैं जो अंतरराष्ट्रीय राजनय में समझी जाती हैं, समझ बूझ के फैसले किए जाते हैं। हमारे यहाँ भावनात्मक फैसले और राजनीतिक फैसले होते हैं, ऐसा लगता है, और इसलिए ये नुकसान हो रहा है। ये नुकसान बहुत बड़ा है। ये उस छवि को नुकसान है जो प्रधानमंत्री की विश्वगुरु वाली कथित छवि बनाने की कोशिश हुई थी। अब तो साबित हो रहा है कि विश्वगुरु के साथ दुनिया का एक देश नहीं है जिसकी कोई इज्जत हो, जिसका कोई मान सम्मान हो। एक छठंकी देश भी हमारे साथ नहीं है। हमको कैरिबियन और अफ्रीकन देशों में गुहार लगानी पड़ रही है, गल्फ में गुहार लगानी पड़ रही, कोई हमारे साथ खड़े हो, कोई हमारे स्टैंड को सही ठहराओ। डेलीगेशंस भेजने पड़ रहे हैं। तो ये जो स्थिति आई है, ये बहुत निराशाजनक है, और हमें इस कथित उससे हानि लाभ पर इस समय वातावरण ऐसा है, देश में भावनात्मक वातावरण है, उसकी बहुत बात करने का समय नहीं है। लेकिन सवाल ये उठेगा ही आज नहीं तो कल, कि हमें क्या इससे मिला, क्या हम आतंकवाद को इस सबसे खत्म करने में कामयाब हुए, क्या इससे आतंकवाद सही में खत्म हो सकता है? ये उसी तरह से हो गया जैसे नोटबंदी से नकली नोट खत्म किए जा रहे थे और मुद्रा का प्रचलन कम करने की योजना थी। उल्टा हो गया, मुद्रा दुगनी हो गई और आतंकवाद जहां था वहीं है, नकली नोट और बढ़ गए। तो ये तो
यही सब तो राजनीति में ताली बजवाने के लिए फैसले लेना और राष्ट्रहित में फैसले लेना दो अलग अलग चीजें हैं। हम्म। और दुर्भाग्य से जो ताली बजवाने वाले फैसले होते हैं वो बहुत देर नहीं चलते, कुछ देर बाद उसकी असलियत खुल जाती है और फिर वही कठिनाई होती है जो आज हो रही हैं। आज हमारी विदेश नीति को इतनी कठिनाइयां जो हो रही हैं और सवाल हमारे विरुद्ध खड़े हो रहे हैं, ये बहुत शर्मनाक है। हम्म। ये सवाल लगा, आखिरी सवाल, ये सवाल जी लगातार कहा जा रहा है कि विदेश नीति हमारी बहुत खराब हो गई है, पहले का उदाहरण दिया जाता है और लगातार कई महीनों से ये बात चल रही है कि हमारा साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। क्या जो बदलाव करने की, बदलाव भी बताए जा रहे हैं कि ये बदलाव होना चाहिए था, पहले हमारा ऐसा था, बदलाव क्या मोदी जी करेंगे? क्योंकि जब लगातार विदेशों में, दुनिया में एक हिसाब से अपमान ही हो रहा है, इकलौता अलग छोड़ दिया जा रहा है, पाकिस्तान को लगातार भाव मिल रहा है, पाकिस्तान जैसे देश को भाव मिल रहा है, जैसे आपने रिक्शा और कार का भाव दिया बताया, तो कुछ बदलाव करेंगे कि इसी मित्र नहीं दोस्त बनाएंगे दुनिया को, पड़ोसियों को भी? देखिए, अभी हम बड़े एक तो हम वैसे ही परिस्थितियां भी हमारे बहुत विपरीत थी। इसी में यही दरअसल यही चैलेंज होता है जब आपको साबित करना होता है कि आप काबिल हैं, जब परिस्थितियां कठिन होती हैं। अब कठिन परिस्थिति क्या है? हमारे मुंह पे आके एक अमेरिकन राजनयिक कह गया कि अगर आप ब्रिक्स में जाएंगे, ब्रिक्स यानी वो 5-6 देश जो मिलके दुनिया में एक समानांतर व्यवस्था की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप उसमें जाएंगे तो अमेरिका को चढ़ाएंगे। अब रशिया। ये अमेरिका की ओर से जिस तरह से संवाद हो रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का भारत के संदर्भ में, ये सब जो है बहुत तकलीफदेह है। अब ब्रिक्स को कैसे छोड़ दे भारत? तो भारत की मतलब ये निजी कोई भूमिका ही नहीं है। अगर भारत इस पे मान जाता है अमेरिका की बात, तो ये पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा कि भारत में अब रीढ़ नहीं है। जो आज राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल वो आरोप जो है सच्चा हो चिपक जाएगा हमारी पीठ पे। तो ब्रिक्स में, और ये हुआ था जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब मोदी जी उनको बधाई देने गए थे राष्ट्रपति चुने जाने पर अपनी ओर से, और वहां पे उन्होंने इनके मुंह पे कह दिया था ट्रंप ने कि ब्रिक्स विक्स क्या होता है, बंद करिए इसको। वो तो इस तरह से बात करते हैं ना, बेहूदों की तरह से। तो यहाँ पे राष्ट्र को रीढ़ दिखानी होती है। अब इस मामले में लगातार ट्रंप 12 बार बोल चुके हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ये साबित करते जा रहे हैं कि ये ताकतवर देशों के मामलों में इनमें इनके मुंह में जबान नहीं है। न ये चीन के मामले में बोल पाते हैं, ना अमेरिका के मामले में। ये सिर्फ पाकिस्तान भूटान के मामले में बोल सकते हैं। ये इमेज बनना तो इनकी विश्वगुरु की इमेज का पूरा पलीता कर दे रही है। लेकिन यही इमेज बन रही है कि पाकिस्तान के मामले में तो पूरी छाती ठोक रहे हैं, सिंदूर गर्म हो रहा है, खौल रहा है, मेरी नस में ये हो रहा है, फट रहा है, और अमेरिका का नाम लेने में घिग्गी बंध रही है, या चीन का नाम लेने में घिग्गी बंध रही है। ये चीज इनकी छवि को बहुत नुकसान कर रही है। ठीक है, भावना है देश में और हो जाती है, जब किसी से लड़ाई झगड़े का माहौल हो तो भावना हो जाती है, लेकिन वो ठंडी भी बहुत जल्दी होती है। और फिर सच्चाई जब सामने आती है तो सच्चाई के सामने वो पिघल जाती है। तो अभी वो स्थिति आ गई है हमारी। बिल्कुल, ये चीजें जैसा कि सर ने कहा कि ये छवि को पलीता लगा रही हैं, तो यहीं पे कार्यक्रम को खत्म करेंगे। और जैसा कि आज हमने बात करी ट्रंप के नए ट्रैवल बैन और पाकिस्तान को इससे बाहर रखने के सवाल पर। अब आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं कि सचमुच सुरक्षा के लिए है या इसके पीछे कोई और खेल है ट्रंप का? आप क्या सोचते हैं हमें बताएं, कमेंट करें, सत्यनिधि के साथ बने रहें। हमें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारा नया सत्यनिधि का ऐप भी डाउनलोड करें, जहां पर आप हमारे वीडियो और खबरें एक साथ पढ़ पाएंगे। नमस्कार।